सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर मुल्की खजाने को सालाना 70 अरब रुपए का नुकसान हर साल पहुंचा रहा है और ये नुकसान जहां मुल्की मईशत को खसारे की तरफ लेकर जा रहा है, वहीं मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट की राह में भी एक बड़ी रुकावट है। सिगरेट की सनत और तिजारत में हिस्सा लेने वाली और कानून पर अमल करने वाली कंपनियों ने पिछले साल 114 अरब रुपए टैक्स अदा किया, लेकिन अगर सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर की तिजारत की बात की जाए तो सिर्फ साल 2019-20 में इन टैक्स चोर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने 33 अरब से जायद सिगरेट स्टिक्स गैर कानूनी तौर पर बेची और कौमी खजाने का 70 अरब रुपए से जायद टैक्स चोरी किया। सवाल ये है कि ये गैर कानूनी कारोबार मुस्तकबिल में मुल्क को क्या मुमकिना नुकसानात पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर पाकिस्तान में खुश आमदीद। आप जानते ही हैं कि सिगरेट की गैर कानूनी सनत से हमें हर साल सालाना 70 अरब से ज़ायद का खसारा होता है, यानी 70 अरब से ज़्यादा की टैक्स चोरी की जाती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ख़जाने को नुकसान हो रहा है या इसके नतीजे में बहुत सारे लोग जो कि सस्ती सिगरेट ख़रीद के पी रहे हैं, टैक्स चोरी की वजह से उनकी सेहत का नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारे आलमी इमेज का नुकसान हो रहा है। आजकल जिस तरह से पूरी एक ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर गई है दुनिया, और उसमें मईशत से जुड़े हुए और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको बहुत अहमियत दी जाती है और पाकिस्तान इस हवाले से FATF की ग्रे लिस्ट में भी है। सो कितना अहम है कि टैक्स चोरी और टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमने आज एक ऐसे मेहमान को यहाँ पे दावत दी है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और उसके साथ साथ सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट भी हैं। तारिक बख्तावर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का और हमें ज्वाइन करने का। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये पैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं 70 अरब से ज़ायद टैक्स चोरी जो कि सिर्फ सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से हो रही है, या इसके अलावा टैक्स चोरी, ये पैसा कहाँ जाता है? पहली बात तो ये है जी कि टैक्स चोरी है क्या चीज़। देखें, टैक्स चोरी इतनी बुरी है जिस तरह के हम स्मगलिंग और स्मगलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अपने माशरे में लेते हैं, और टैक्स चोर लाइक अदर चोर इज़ अ चोर। अब बात सिर्फ इतनी है कि जी फंडामेंटली ये जो टैक्स चोरी होता है, ये अगर इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, स्टेट जो है बेसिकली उसको हम वीकन कर रहे हैं। स्टेट ने अपनी सिक्योरिटी और बाकी मामलात में अवाम की वेलफेयर के लिए जहाँ पे जो पैसे लगाने थे वो बेसिकली वो उधर एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो फंडामेंटली नंबर वन, हम स्टेट को डिप्राइव कर रहे हैं उन रिसोर्सेज से जो अवाम की बेहतरी के लिए खर्च होने हैं, और हर वेलफेयर स्टेट के लिए फंडामेंटली यही है कि वो अवाम के लिए कितनी बेहतरी क्रिएट कर सकता है। सो पीपल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके एक्सपेक्ट ना होने की एक वजह यही है कि दैट मनी गोज आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड कहाँ जाती है? यानी ये बहुत बड़ा पैसा है। सिर्फ एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, 70 अरब से ज़ायद का टैक्स चोरी सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से। 5 और सनतों को साथ मिला लिया जाए तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 310 अरब रुपए की टैक्स चोरी। ये इतना पैसा सिस्टम से निकलता है तो कहाँ जाता है और कैसे फिर यूटिलाइज होता है? जी देखें, ये पैसा जो निकलता है, एक तो उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि मैंने टैक्स चोरी कर लिया और मेरे कॉफर्स में चला गया और वहाँ पर वो दफन हो गया और पड़ा रहा, मेरे बैंक अकाउंट में चला गया, मेरे बैंक अकाउंट में चला गया, प्रॉपर्टीज में चला गया। यस, तो वो मैंने एक वो ट्रांजैक्शन करके कुछ एसेट्स क्रिएट कर लिए जो मैंने कभी उनको स्क्रीन पे इमीडिएटली नहीं लेके आया, और वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कहीं नमूदार होते हैं और उसकी अपनी एक है। दूसरी बात ये जी कि दिस टैक्स एवेजन का जो पैसे हैं, इट गोज़ टूवर्ड दोज बिजनेसेस, दोज एरियाज जो स्टेट की उस नेगेटिव लिस्ट में हैं या वो डायरेक्टली स्टेट को हर्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज ये ग्लोबल टाइपोलॉजीज़ हैं, केस लॉज हैं, और ये FATF जो ग्लोबल रेगुलेटर है उसकी ये
एक्नॉलेज स्टेट ऑफ अफेयर है कि दिस मनी इज यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये भी फरमाइएगा, जैसे मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये जो पैसा है जो कि टैक्स चोरी किया जाता है, इसको पकड़ना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आमदन से ज़ायद असासे किसी भी शख्स की, भले वो फ़र्द हो या इदारा, उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक जनरल सा क्राइटेरिया है। सो ये कैसे सक्सेसफुली डॉज करने में कामयाब रहते हैं कि उनका कारोबार तो फैलता जाता है, उनका सालाना मुनाफा तो बढ़ता जाता है, लेकिन उनकी टैक्स चोरी जो है वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं आ सकती? एक तो ये जी कि इफ़ वी स्टार्ट बाय इट, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमने बीइंग अकाउंटेंट, तो हम कई दफ़ा बजट की सिचुएशन होती है तो उसमें कहा जाता है इतना परसेंट इसको इंक्रीज़ कर दें। तो जो बजट एक्साइज है उसके अंदर इन द मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी बॉटम लाइन पे उस हिसाब से डिटेल वर्किंग प्रोफेशनली नहीं की जाती कि जिसके अंदर हम उन चीज़ों को इन लाइन करें कि अगर हमने से 100 बिलियन की अगर फोर्सी की है तो 100 बिलियन कैसे आएंगे, व्हाट आर दी मीन्स, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज़ जिससे हम 100 बिलियन लेकर आएंगे, या इट इज़ जस्ट कि जी हम जो है वो टैक्स बेस बना लेंगे और पैसे आ जाएंगे। सो फॉर द लास्ट 70 ईयर्स वी हैव बीन, हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी टैक्स बेस जो है वो बढ़ जाएगी और पैसे आ जाएंगे, बट कैसे बढ़ेगी? तो ये एक तो आपके सवाल का जवाब है कि जी मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो हैं वो बजट के वक्त जो हम एक फ़िगर एलोकेट करते हैं और कहते हैं कि जितनी रेवेन्यूज़ आएंगे वो एक सिस्टमेटिकली बेस्ड नहीं है। दूसरी बात ये जी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उधर एलीट कैप्चर है, पॉलिटिकल विल तो अपनी जगह एलीट कैप्चर है और कैपेसिटी नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज बिल्टअप नहीं की गई, विद द रिज़ल्ट मैं एक चीज़ हमेशा प्रोपोगेट करता हूँ जी कि टेकिंग एक्शन इज़ वन थिंग बट नोइंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इज़ समथिंग डिफरेंट। सो स्टेप वन मीन्स के मुझे पता हो मेरे इर्द क्या हो रहा है, और फिर किसी वक्त अगर उस पर प्रोसीड करना है, इवन एट टाइम हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं हम एक्ट नहीं कर सकते, बट जो ही मामलात बेहतर होते हैं तो मैं उस पर आई टेक द एक्शन और जल्दी काम करके अच्छा ये मतलब आई नो एज अकाउंटेंट एट टाइम्स फिगर्स क्रंच कैसे की जाती हैं, तो इट इज़ बजट इज़ मोर ऑफ ए फिगर क्रंचिंग एक्सरसाइज। वो आई विल गेट बैक टू द सेम कि जो बजट में इंक्रीज़ दिखाई है उसके अंदर, उसके लिए क्या एक वन लाइनर कि हम जो हैं टैक्स बेस बढ़ा देंगे इज़ इनफ? सो इफ़ आई एम अकाउंटेंट एंड इफ़ आई हैव टू प्रेजेंट a budget to a professional management and if I put in an increase, तो they are going to ask me, well, customer base में कितना increase होगा, price में कितना change होगा, तो they are going to ask for every detail। और जब budget variances आएंगे, जो targets मैंने set in किए हैं उनको मैं meet कम करूँ या ज़्यादा करूँ, तो they are going to ask me how I have arrived at this, we have arrived at this figure। तो उसमें ने जी there is only one thing, we need to have the right people for the right job, ताकि कम से कम उनको पता हो कि क्या हो रहा है। अभी जो है ना जी वो हम समझते हैं कि सबसे आसान काम अकाउंट्स का है, फिगर क्रंच कर दें 25% जो जस्ट पुट इन द फार्मूला इतना बढ़ जाएगा और उसका कोई ना कोई मैं रैशनल ले आऊँगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है जो साल से जारी है, इसने कितना नुकसान हमें पहुंचाया है? क्योंकि एक चीज़ और, 70 अरब से ज़ायद का सालाना टैक्स का सारा तो ये है जो कि सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार का है। इसके अलावा 5 और सनतें ऐसी हैं, एक और हालिया तहकीक के मुताबिक अगर उनका टैक्स चोरी जो है वो भी जमा कर ली जाए तो 310 अरब सालाना की टैक्स चोरी है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हम पूरा करने में नाकाम रहते हैं क्योंकि हम ये तय नहीं करते कि जहाँ से हम लीड आउट कर रहे हैं या जहाँ से टैक्स चोरी हो रही है उसको हम रोका जा सके। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख लोग हैं जो कि टैक्स दहिंदा हैं। ना दहिंदगान के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन जो है वो हमें उस तरह से अभी तक इन 70 सालों में कम दिखाई दिया। अब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है। ये रवैया रुझान किस तरफ लीड करेगा? इसके क्या मुमकिन असरात आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज देखते हैं कि हो सकते हैं या हो रहे हैं? एक तो ये जी कि अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स, वी कैनॉट जस्ट टेक इट लाइक दैट कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी सीरियस इम्प्लीकेशन है, उनको लेट इट गो, जो जिस तरह कर दें एंड ही फील फ्री टू गेट अवे। जब तक ये माइंडसेट चलेगा तो एक जनरल थॉट है कि भाई मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क मी। तो
बात सिर्फ इतनी है जी कि जो बंदा जिस जगह बैठा हुआ है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स। तो इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू आस्क, तो यही थॉट प्रोसेस, यही एक चीज़ों को इजीली लेना वो प्रिवेल करेगी। और देखें इस सारे का नतीजा जो है वो आज का पाकिस्तान हमारे सामने है। हमने सब चीज़ों को ट्रांसलेट कर दिया है इन द ग्राउंड रियलिटी। पैसे हमारे पास नहीं है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे। और हमने बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक उनका इनिशिएटिव जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का, उसको हम डिफीट कर रहे हैं। यू वांट टू डू लॉट मैनी गुड थिंग्स फॉर द पीपल एट लार्ज, बट वो कहते हैं ना खाली जेब किसके साथ तो कुछ भी नहीं होता। तो वो खाली जेब होने का सबब क्या है? सिस्टम और सिस्टम के अंदर जो हम इन सब चीज़ों को पलने दे रहे हैं, बढ़ने दे रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी अलायंसेज हैं इन लोगों के साथ, और वो हेल्प करते हैं इस तमाम टैक्स चोरी में, और वो इदारों में उन जगहों पे बैठे हुए हैं जिन्होंने रोकना है, दरअसल वो खुद फैसिलिटेटर हैं। तो इस तरह से आपके ख्याल में ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और तारिक बख्तावर साहब हमारे मेहमान हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके साथ साथ स्पेशलिस्ट हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हैं। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने अपनी गुफ्तगू के शुरू में भी बात की कि ये सिर्फ एक मुल्क के हद तक खसारा अब नहीं रह जाता, हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है FATF की। उस ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो भी अरबों में है सालाना, जो उसकी हम नतीजा भुगत रहे हैं, और उसकी वजूहात जो हैं वो इसी से हैं कि हम अपनी जो है हम कवानीन को सख्त नहीं कर पा रहे, इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस तमाम विशेष साइकिल को जो कि चलता चला जा रहा है, एंड व्हाट यू सजेस्ट कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? एक छोटी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अदर जो कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना है इसको, उसके अंदर जो है वो सिर्फ स्टेट बैंक और SCCP के जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कि 4,000 to 5,000 इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। सो अगर हम हर उन इंस्टीट्यूशंस में एक बंदा लगाएं तो वी नीड 5,000 पीपल। मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा हो जाएगा, बट ये वही वाली बात है जो डॉक्टर और हकीमों वाली है। मतलब देयर आर टू मैनी पीपल, दे थिंक दे आर दी AML स्पेशलिस्ट एंड सिटिंग इन ऑल दोज प्लेसेस, बट इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इसमें कम्प्लेक्सिटी हैं। ठीक है। और हाउ विल सिस्टम नॉट करप्ट देम? अगर बाकी लोग जो कि बैठे हुए हैं, जो कानून को तोड़ना जानते हैं, वो डेफिनेटली कानून को भी जानते हैं। सो दे आर करप्टेड बाय दिस होल सिस्टम, कि जहाँ पर वो अपने गेन के लिए मुल्की मफाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये मज़ीद 5,000 लोग जो कि उनके ऊपर जाएं, वो सिस्टम उनको करप्ट ना कर सके? ऐसी क्या उनको इंसेंटिव होगा, या क्या ऐसे होगा कि जिसकी वजह से वो उस तमाम करप्शन को, बदउनवानी को रोकने के काबिल होंगे या अहल होंगे? पहली बात तो ये जी कि
those 5,000 people need to have specialization of the last level. क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाएगी तो एक तो उनको अपने काम की पहले समझ आनी शुरू हो जाएगी, दूसरा ये है कि जब काम की समझ आएगी तो व्हेन दे विल बी पोजीशन तो उनको एडुकेटली रेम्यूनरेट किया जाएगा, तो जो पहली डिज़ायर है ना जी वो तो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह जी कि दुनिया बाहर वर्ल्ड ओवर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, लेकिन उससे थोड़े से नीचे आ जाते हैं। इट इज़ द टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर आपको पता हो कि मैंने प्रिसाइज करना क्या है, कहाँ कट लगाना है और कैसे करना है। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसके रिज़ल्ट जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ये तो एकदम ट्रांसलेट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं ये आइडियली स्पीकिंग तो ये सब दुरुस्त हैं, दुनिया ने इम्प्लीमेंट भी की नहीं है, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर अभी तक पर्ची पे सारा निज़ाम चलता है, डॉक्यूमेंटेड ही कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि क्रेडेंशियल्स ही अगर एक्यूरेट नहीं है वहाँ पे मालूम कि हु इज़ हु एंड व्हाट्स व्हाट, तो ये कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का कारोबारी हुजूम क्या है, इसका मुनाफा क्या है, इसकी टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या है, कहाँ इवेजन की है, कितनी की है। सो ये जो डॉक्यूमेंटेड होने में सारी चीज़ों के भी तो 10,000 किस्म के मसले आ जाते हैं, और ये कितना ज़रूरी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब भी हम AML की बात करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे यही सवाल आता है कि जी पाकिस्तान में तो इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कैश ड्रिवन इकॉनमी है, सो हाउ वी कैन मूव अबाउट इट। देखें, अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि जो डर्टी मनी है, जो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, वो वन पॉइंट ऑफ टाइम सिस्टम में आनी है, और वो FATF स्टैंडर्ड्स किसी तरह भी उन इकॉनमीज़ जो कैश ड्रिवन हैं वो एक बिग सब्सटेंशियल इम्पेडिमेंट नहीं क्रिएट करता। कंसेप्ट सिर्फ सिंपल है कि व्हेन आई एयरपोर्ट पे जब मैं अगर आता हूँ तो उसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। वो मुझे चॉइस दी गई है, इफ़ आई एम ग्रीन आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर, आई कैन जस्ट वॉक बाय ग्रीन लेन, और अगर कुछ करना है तो मैं रेड लेन में चला जाऊंगा। देखें, AML का भी सारा सिस्टम जो है वो डिफ़ाइन करता है ऑन सेल्फ रेगुलेशन, और उसके अंदर कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली मैं फाइन ट्यून करूंगा, जिस तरह कस्टम्स इन्फोर्समेंट वाले एयरपोर्ट पे होते हैं, तो मैंने उसकी ट्विकिंग करनी है कि ये पैप तो नहीं है, ये बिजनेसेस जो हैं ये हाई रिस्क तो नहीं है। मतलब इफ़ आई पुट इट लाइक दैट, हम सबको पता है कि 70 बिलियन सिस्टम में से जा रहे हैं, बट वाई दिस इंडस्ट्री इन द AML फ्रेमवर्क, TF फ्रेमवर्क, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और AML के अंदर इसको हमने हाई रिस्क में क्यों नहीं डाला हुआ? इससे ज़्यादा क्या डाइकॉटमी हो सकती है? इससे आगे तो देखें, मेरे एक तरफ प्रोसीड करने का इरादा ही नहीं है कि भाई पहले इसको मैं हाई रिस्क में डालूंगा, फिर जब मैं हाई रिस्क में डालूंगा ये बिज़नेस, उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन्स भी आ जाएंगे जो हु आर रनिंग दिस बिजनेसेस, एंड ऑब्वियसली वी नो कि इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो वैसे ही उधर रेड फ्लैग होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। सो देखें, वी नीड टू एक सर्टन लेवल पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमने सेट इन करने हैं। तो आप जिस चेन का जिक्र कर रहे हैं कि इसको तोड़ना कहाँ से मुमकिन है, और अब तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल है, और आपने कहा कि अगर हमने इसको डाला ही नहीं है रेड जोन में, रेड फ्लैग एरिया में जहाँ पर कि ये क्वेश्चन हो सके, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विल मौजूद है? एंड ये जस्ट केयरलेसनेस से हो गया, जस्ट नेग्लिजेंस से हो गया? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि पहले तो मैंने आपको कहा ना कि एक एलीट कैप्चर है, उस एलीट कैप्चर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है। दुनिया की जितनी इकोनॉमीज़ हैं दे आर स्ट्रगलिंग एज फार एज मनी लॉन्ड्रिंग TF इज़ कंसर्न। तो क्या हमारे पास वो लोग हैं कि जिनकी कैपेसिटी हो जिसको ये एप्लीकेबल कर सकें? तो चूंकि वो नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन, देखें ये बात बड़ी अजीब सी साउंड हो रही होगी
कि हमने 27 में से 26 पॉइंट तो जी कर लिए, कर एक ली पॉइंट है। के ऊपर हमारी Yes. कंप्लायंस नहीं है एंड वी आर इन ग्रे लिस्ट। और इंडिया जहाँ पर कि ओपन यूरेनियम जो है वो फरोख्त हो रहा है, तो वो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस का इशू नहीं है। तो गैप कहाँ पे है जी? इशू है क्या? 27 ने 26 कर दिए तो हम तो बड़े बेहतरीन हैं। तो व्हाट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड द आउटलुक, ये तो उससे बिल्कुल एक डिफरेंट है। देखिए बात ये है कि जी वन थिंग इज बाइबल, एंड थैंक यू टू द technology, the kind of the information which is available on the web, I can just copy and paste it and makes hundreds and thousands of documents, कोई issue ही नहीं है। बात आती है जी effective implementations की, और FATF standards में उसको immediate outcome कहा जाते हैं, और ये 11 immediate outcomes हैं। जो 27वां पॉइंट नहीं किया गया वो भी मोस्टली implementation से related है। इम्प्लीमेंटेशन इशू का क्या सजेस्ट करेंगे हल? आप बहुत सारे कर रहे हैं और आप मुसलसल हल ही सजेस्ट कर रहे हैं, मगर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अभी तो हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे, कवानीन की बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे? बट लेट्स टेक द एग्जांपल, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करें, अगर टैक्स एवेजन हो रही है 70 बिलियन की, तो 70 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही होगी। आपने पूछा था, वो शायद सवाल भी बीच में से रह गया कि जी वो 70 बिलियन किधर गया? वो 70 बिलियन जब सिस्टम में आ रहा है, दोबारा इन हो रहा है थ्रू आवर बैंकिंग सिस्टम और थ्रू द कैश विड्रॉन, हमारे फ्रेमवर्क में 2 मिलियन से ऊपर अगर कैश विड्रॉल हो तो आई एम सपोज टू रिपोर्ट टू FMU कि ये कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी रिपोर्टिंग होती है, और अगर ये बैंक की ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रही है तो यहाँ पे आनी चाहिए। सो माई सिस्टम और माई पीपल आर इनोसेंट टू ए लेवल के जिसके अंदर जो आपका सवाल था कि बिलियन ऑफ रुपीज़ आर गोइंग बैक इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम एट पॉइंट ऑफ टाइम जब सबसे ज़्यादा हमारे इस वक्त जो है कंट्रोल मैकेनिज्म प्रिवेल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वी आर द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट चीज़ कोई सामने नहीं आ रही। ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है। तो उसमें दो चीज़ें ना जी, वी अगेन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, उनका एक नहीं है, नॉलेज बेस नहीं है, और फिर उनकी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कंप्रोमाइज्ड है सिचुएशंस। हमें जब तक ये दोनों चीज़ें सर्टेन नहीं करेंगे ना कि कंप्रोमाइज कैसे। Who has to do this? Will it be done in Parliament? क्या ये वहाँ पे लेजिस्लेटर्स करेंगे और ये तमाम अमेंडमेंट्स और तब्दीलियाँ होंगी, या ये इदारों के लेवल पे ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और ये तब्दीलियाँ की जाएंगी कवानीन में, और ये गेट कीपिंग के जो सारे मैकेनिज्म हैं इनको इंश्योर किया जाएगा, इन प्लेस किया जाएगा? देखिए पार्लियामेंट के तो एंड पे सिर्फ यही है कि जो अकाउंटेबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना जी, वो स्ट्रेंथन करने वाली बात है। इस वक्त मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ जो मेन इन्वेस्टिगेशंस थी, जिनको हम की इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, लेट्स से हाफ अ डजन ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, जस्ट पिक देम अप, उन सब के कंक्लूजन्स में कौन से महकमे इन्वॉल्व थे। अब उन महकमों में रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व है, उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, उनमें कैपेसिटी नहीं थी, दैट्स वाई दे हैव लेट द थिंग्स गो ऑफ द हुक। तो ये तो बड़ा सादा सादा बात है जी, इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट, और जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है महकमों की, वो तो देखें इट इज़ दी, ये तो सरकार का काम है। तो सरकार को अपना हाउस इस तरह ऑर्डर करना है कि उसके अंदर प्रायोरिटी फिक्स करके जो हाई टेक, देखें वन ऑफ द एक एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं एक चीज़ आइडेंटिफाई करूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो मेरे लिए नया रास्ता या नई आउटलुक देती हैं। व्हाट आर दी, हाउ ट्रांजैक्शंस आर मूविंग, कैसे उसको घुमाया गया, कैसे वो कंसील किया गया, कैसे वो मतलब वो आपके लिए एक नई आउटलुक या नया विस्टा ओपन करती है। तो व्हाट वाज द लेसन लर्नड आउट ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस? अगर हम उन मतलब
देखिए बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करना सकते तो उसका फिर उससे ज़्यादा हमारे लिए जो है वो एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर क्या हो सकती है। इट इज़ ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। अल हम जारी रखेंगे अपनी गुफ्तगू को। हम बात करें सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से जुड़ी हुई टैक्स चोरी की, जो कि सालाना 70 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन एक ब्रेक पहले लेंगे और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। 70 अरब से ज़ायद का ये खसारा और टैक्स चोरी जो कि सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार में होती है, किसी भी जगह पे लगाया जाए तो उसके नतीजे में क्या क्या कुछ नहीं हो सकता। कौन से सेक्टर के बारे में आज हमें बता रही हैं इंसा कहानी में फरहीन, देखते हैं। सवाल है 70 अरब का। आज मैं जिस मौजू पर बात करूंगी वो है कि मुल्क में पीएचडी स्कॉलर्स की तादाद कैसे बढ़ाई जा सकती है, और ये कि अगर मुल्क में सालाना 70 अरब रुपए की चोरी सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से ना की जाए तो हम सालाना कितने पीएचडी स्कॉलर्स पैदा कर सकते हैं। मशहूर वेबसाइट topuniversities.com के मुताबिक बरतानिया में 3 साला पीएचडी प्रोग्राम की फीस की मद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 18,000 पाउंड देनी पड़ती है। अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो ये 36,80,000 बनते हैं। गोया 70 अरब रुपयों सालाना का बजट 1902 स्टूडेंट्स के पीएचडी स्कॉलरशिप के 3 साला प्रोग्राम के लिए काफी होंगे। माहिरीन इस बात का फैसला कर सकते हैं कि ये पीएचडी किन मज़ामीन में होनी चाहिए और हमारी ज़रूरत कौन से सब्जेक्ट्स की ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क में सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से ना हो तो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मयार की तालीम दिलवाकर मुल्क को रिसर्च के मैदान में बहुत आगे ले जा सकते हैं। जी, आपने देखा तारिक बख्तावर साहब, और से क्या फ़र्क पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी पे। A healthy Pakistan in terms of education, in terms of the employment, in terms of cultural outlook, एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकता है कि वी कैन पार्ट ऑफ दी दोज कंट्रीज और ग्लोबल विलेज में उनके पैरेलल हम चल सकते हैं, जहाँ पे आज हमें देखकर वी आर being looked upon as if we belong to some क्या कहते हैं वो थर्ड वर्ल्ड से ज़्यादा वो जिसके अंदर वो पिछड़े मुल्कों में हमें तस्वर करते हैं। तो as you said, it is not a few crores, billions and billions. It can play miracles, and while sitting in this program और इसका मैं लेते हुए फ़ायदा, I will request the federal government कि जो AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो फ्रेमवर्क है, सिर्फ उसकी इफ़ेक्टिवनेस अगर नेक्स्ट लेवल की ले आए हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम वो 2 दर्जन क्राइम्स
जिससे डर्टी मनी जनरेट हो रहा है और वो हमें हर्ट कर रहा है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं जिसके अंदर लोगों को अच्छी तालीम, अच्छा खाना, अच्छा रहना दे सकें। एंड वो जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर का कि हम एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, इफ़ यू आस्क मी, तो मेरा जो 20-25 साल का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसकी जो बिल्कुल एक आप कहते हैं ना, उसकी जो फ़िल्टर आउट एक जो रिस्पॉन्स है वो ये है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AML-CFT फ्रेमवर्क। जो मिला तो शायद हमें एक ऐसी सिचुएशन में था जो हमें पेन और एग्नी की सिचुएशन क्रिएट की है, बट अगर हम उसकी पॉजिटिव साइड को देखें और उसको करें और इस एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन में हम 24 कानून जो हैं उनको इनलाइन कर देंगे और हमारे पास हैं क्या, अगर आप कैटेगरी 1 पर लेके आएँ तो 40 बैंक्स हैं। सो मेटीरियली एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उन 40 बैंक्स में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन चीज़ों की कर दें तो आपको सालों नहीं, यू विल गेट द रिजल्ट इन मंथ्स। ओके, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और आपने हमें बड़ी इन डेप्थ जो बातें हैं सिस्टम के हवाले से वो शेयर किया। आपकी से इजाज़त देंगे इंशाल्लाह, और अगली एपिसोड में भी हम चाहेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने देखने वालों के साथ शेयर करें। स्टे विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।